तो बेटा कल हम लोग इसको काफ़ी कुछ कर चुके हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, इतनी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे इसको करने वाले हैं। न्यूक्लियस को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसके अलावा जितनी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि आप इससे पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वैसी ही चीजें यहां पर है। यहां पर दो मेम्ब्रेन्स हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है? ये इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आप ध्यान रखिए कि ये दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल है। इससे पहले आपने जो पढ़े हैं वो सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनेल्स थे। ये आपके नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि लिपिड बाइलेयर की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, ऐसा ही यहां पर पाया जाता है। समझ गए इसको? इसके बाद जो है इनके अंदर थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। अब अंदर देखेंगे तो अंदर आपको क्या दिखाई देंगे? राइबोसोम्स। यहां कुछ चीजें ध्यान देने वाली है। ये क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इन सेल्स में आप दो प्रकार के देखोगे। 70S टाइप के राइबोसोम्स है। ये S क्या है? जब मैं आपको राइबोसोम्स बताऊंगा उस टाइम आपको ये चीज मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये 70S टाइप के राइबोसोम है। और यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर और दिख रही है, ये इस तरीके से। ये क्या है? ये है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग डीएनए होता है। और ये डीएनए कैसा होता है? ऐसा डीएनए क्या आपने पहले देखा है? क्या लड़कों ने तो मेरे ख्याल से वो क्लास लगाई थी, क्या ऐसा डीएनए पहले देखा है आपने? प्रोकैरियोटिक सेल जब हमने पढ़ी थी उसमें देखा था। तो वैसा सर्कुलर डीएनए है, वो यहाँ पे पाया जाता है। अब ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स हैं अंदर की तरफ, ये फोल्डेड होती है। ये जो अंदर की तरफ फोल्ड्स हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इनको क्रिस्टी बोलते हैं। और ये जो बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देख लीजिए दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। जो बीच का स्पेस है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो और जो राइबोसोम्स है ये कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आगे आपके वैसे तो फिजियोलॉजी में ये चीज मेरे ख्याल से आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस तो यही हो जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन जो क्रेब साइकिल है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। और यहां पर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है किस पर होता है? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। ये भी नीट का क्वेश्चन बनता है। आगे अगर इसका रेफरेंस और आएगा तो मैं आपको और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। तो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस।
कोशिका का शक्ति गृह। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर जनरेट होती है, एटीपी जनरेट होती है। रेस्पिरेशन कुछ नहीं, जो आप समझते हो ना रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ये रेस्पिरेशन है। इसके बाद अगर आप गौर करो तो ये जो ऑक्सीजन है ब्लड में जा करके और जब सेल्स तक पहुंचती है तो सेल्स में यहाँ पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है एक्चुअल में वही रेस्पिरेशन है, वो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतना इसके बारे में मेरे ख्याल से पर्याप्त है आप लोगों को। अब ये पढ़ लिया हमने माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखिए आपको ये दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कुछ। आपकी बुक के अंदर जो ये टॉपिक दिया हुआ है वो अकेला क्लोरोप्लास्ट के रूप में नहीं दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है प्लास्टिड्स। क्या दिया हुआ है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का मतलब होता है लवक। तो अब इसमें प्लास्टिड्स के अंदर कुछ एक प्रकार दिए हुए हैं आप लोगों को। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। 3 प्रकार दिए हुए हैं। ये 2 तो होते हैं कलर्ड और ये होता है कलरलेस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वो होता है जहां पर ज्यादा मात्रा के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। हालांकि कुछ एक दूसरे पिगमेंट्स भी हो सकते हैं लेकिन क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जहां पर कैरोटीन्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैरोटीन्स। ठीक है, इस वजह से ये थोड़े कलर दिखते हैं लेकिन ग्रीन कलर से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। अब देखिए ये तो कलर देने का काम करते हैं या फोटोसिंथेसिस में कहीं न कहीं सहयोग करते हैं, लेकिन ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये किसका काम करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको जो है आप कुछ प्रकार इनके आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। अमाइलोप्लास्ट, 1-2 और कुछ एक याद रख लेना आप लोग। बेसिकली प्लास्टिड्स के बारे में ये है। अब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। क्लोरोप्लास्ट क्या है? खासतौर से क्लोरोप्लास्ट आपके ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ना चाहिए। ये इसकी कौन सी लेयर है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। और ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? थाइलेकोइड्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? थाइलेकोइड्स। ये बिल्कुल इस तरीके से होते हैं जैसे सिक्के के ऊपर सिक्के रखे होते हैं ना, ठीक उसी तरीके की स्ट्रक्चर है। यहां पर देखिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और आपको बताता हूं मैं। ये क्या है? इनको कहते हैं ग्रेना। ग्रेना, ठीक है, और ये जो खाली भाग है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब देखिए इसमें से ये जो ग्रेना है इसको तो ग्रेना लैमिली या थाइलेकोइड बोलते हैं, और ये जो लैमिली है इसको स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं। अब इसके अलावा ये क्या है? डीएनए। ठीक है, और डीएनए के अलावा इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जा रहे थे वैसे ही। ठीक है, और ये क्या है? डीएनए। समझ गए? लगभग स्ट्रक्चर वैसी है। अब जो ग्रेना लैमिली है इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं मेनली। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है
ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये भी एक क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसको डिटेल में याद रख लेंगे आप, ठीक है। अब ये पढ़ चुके हैं हम। इसमें मैंने कुछ चीज़ें अमाइलोप्लास्ट वगैरह इसी में बना दी हैं। पेरोक्सिसोम अभी आपसे डिस्कस करना है। पेरोक्सिसोम देखने में आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा कि लाइसोसोम है, वैसी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो किस से रिलेटेड होते हैं? फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। और ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक और दिखेगा, ग्लाइओक्सिसोम। ये भी देखने में वैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें जो एंजाइम होते हैं, ये शायद आपकी बुक में तो नहीं लिखा होगा, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो फ्रूट की स्वीटनेस से रिलेटेड होते हैं। जो ग्लाइओक्सिसोम है, आपने देखा होगा कोई भी फ्रूट अगर आप उसे कच्चा खाते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो कि पके हुए फल के अंदर होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स को उसके मीठे स्वरूप में चेंज करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे किसमें पाए जाते हैं? ग्लाइओक्सिसोम्स में, ठीक है। ये कुछ क्लोरोप्लास्ट के और उनके प्रकार मैंने बनाए, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ये कुछ विशेष है नहीं। अब देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 80S प्रकार के। अब ये S किस आधार पर दिया गया है ये मैं आपको बताता हूं। सेडबर्ग यूनिट, जब इनको हम सेपरेट करते हैं, सेल से इसको जब सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करते समय क्या है, इसको जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है उसके आधार पर एक फॉर्मूला होता है, सेडबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो वो जो फॉर्मूला है उस पर एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ये सेडिमेंटेशन इनका होता है, उस वैल्यू के आधार पर इनका नाम है, ठीक है, ये 80S, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी दो सब यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि इनके भी कुछ S यूनिट्स है, इनको भी जब सेपरेट करेंगे ना तो इसमें भी ये इतने S के, ये इतने S की, ये ऐसा आपको दिखाई देगा। अब राइबोसोम्स यहाँ दो प्रकार से पाए जाते हैं सेल्स के अंदर। एक तो फ्री राइबोसोम्स है, ठीक है। दूसरे राइबोसोम्स कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर लगे हुए हैं। ये दोनों ही राइबोसोम कौन से हैं? 80S प्रकार के। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं? 70S प्रकार के। आप ये बात भी ध्यान रखना, जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अंतर करोगे तो उसमें ये नहीं लिखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S और यूकैरियोटिक के अंदर 80S। आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप ये भी बताएंगे कि यहाँ 80S के अलावा 70S भी पाए जाते हैं, यानी दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्योंकि जो बाकी सेल के अंदर पाए जाते हैं वो तो 80S है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे हैं? वो 70S प्रकार के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप गौर करोगे इसको तो ये राइबोसोम्स ये कौन से हैं? 80S प्रकार के। और इसमें पाए जाने वाले राइबोसोम्स कौन से हैं? 70S। यहाँ पर भी 80S। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले वो भी कौन से हैं? 70S, ठीक है। तो अब इसमें रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है बेटा। सेल को अपनी शेप बनाए रखने के लिए, उसको अंदर कोई स्केलेटल सिस्टम चाहिए। जैसे हमारा स्केलेटन है, उस स्केलेटन की वजह से ही हमारी क्या है? एक शेप है। अगर स्केलेटन नहीं होता तो हम बॉल की तरह होते, ठीक है। तो जो है इसके शेप बनाए रखने के लिए इन ट्यूब्यूल्स का जो नेटवर्क है उनका बड़ा रोल होता है। और ट्यूब्यूल्स कैसे बनती हैं बेटा? इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ट्यूब्यूलिन। क्या नाम होता है उसका? ट्यूब्यूलिन, ठीक है। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का एक, मान लीजिए, एक पार्टिकल है, ठीक है। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का पार्टिकल है। ये पार्टिकल जुड़ करके ऐसे एक लंबी चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये पार्टिकल ही क्या है कि ऐसे ऐसे जैसे स्प्रिंग होता है ना,
उस तरीके से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल सेल के अंदर अलग अलग जगह रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैली हुई होती है ताकि सेल अपने शेप में रहे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखिए कोई ऑर्गेनेल तो नहीं रह गया है, मेरे ख्याल से सभी हो चुके हैं। तो ये जो भी हमने पढ़ा ये सारा का सारा था प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स है आप इसको ध्यान में रखिए। अभी हम एनिमल सेल देखते हैं, तो इसके अंदर जो डिफरेंसेस है वो भी आपको ध्यान में आ जाएंगे। ठीक है, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए ये एनिमल सेल यहां पर बनाई हुई कुछ चीजें देखिए। ओ सॉरी, हम लोग न्यूक्लियस तो डिस्कस करना रह ही गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्कस करता हूं। जरा देखिए न्यूक्लियस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है और ये कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। इनकी स्ट्रक्चर भी वैसी होती है लगभग, लेकिन इसमें एक खास बात है, यहां पर अगर न्यूक्लियस को आप 3D स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। अगर यहां पर गौर करोगे तो यहां पर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं जो कि उन छिद्रों का रूप लेते हैं, उनको पोरिन प्रोटीन्स बोलते हैं। तो यहां से जो mRNA वगैरह बनाते हैं वो mRNA इन्हीं छिद्रों की सहायता से बाहर साइटोप्लाज्म में आते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी है और आपकी किताब के अंदर शायद लास्ट टॉपिक भी ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखते हैं बेटा, ये है न्यूक्लियोलस। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। और ये पूरा पूरा ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। प्लस में ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स है। ठीक है, या अगर आप सरल रूप से कहें इसको ना क्रोमेटिन फाइबर्स भी बोल सकते हैं, और इसको आप सरल रूप में कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि डीएनए। बेसिकली मैंने तो इसको ऐसा दिखा दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये स्टेन हुआ दिखाई देगा आपको सारा का सारा पिंक कलर का। तो उसमें से कुछ तो डार्क कलर के स्टेन होते हैं और कुछ लाइट कलर से, यानी कुछ पार्ट तो आपको डार्क पिंक दिखेगा और कुछ पार्ट जो है वो लाइट पिंक दिखेगा। तो जो डार्क दिखेगा उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। कौन सा, हेटेरोक्रोमेटिन। और जो लाइट दिखेगा उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे +2 के अंदर। तो अभी आप इतना ही याद रखिए कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स दिखते हैं ये बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उन्हीं का ही थोड़ा सरल रूप है। ठीक है, तो जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही डीएनए के इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। तो 46 इसके अंदर आपको स्ट्रैप्स दिखाई देंगे। ओके, अब इसके थोड़ा सा काम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या फंक्शन करता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है बेटा। ठीक है, और जो डीएनए वो क्या करता है, हमारी सेल की हमारी टोटल एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करता है, सेल के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सब कुछ डीएनए के डायरेक्शन में होता है। अब ये कैसे कंट्रोल करता है ये आप पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, +2 के अंदर। तो अभी तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियस के बारे में। अब इसके जो क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी जब करते हैं हम सेल्स के अंदर, तो वो है मेटाफेज स्टेज। कौन सी, मेटाफेज। मेटाफेज कोशिका विभाजन की एक अवस्था है, एक स्टेज है सेल डिवीजन की, जहां पर हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप आपकी बुक में दिए हुए होंगे, वो मैं आपको बता देता हूं बेटा। वो जो आपकी बुक के अंदर बने हुए हैं ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स बने हुए होंगे।
आप इस सेंटर पॉइंट को देखिए बस, ठीक है। ये कहलाते हैं क्रोमेटिड, इनमें डीएनए होता है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है इसकी पोजीशन कहाँ है, उसके बेसिस के ऊपर ही क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। और इसी तरीके से आपको कुछ और दिखेंगे, ये सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। और एकदम लगभग टर्मिनल पे होगा एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। और अगर पूरा ही टर्मिनल पे होगा, ये क्रोमेटिड्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक। ये कुछ ऐसी चीजें याद रखना, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स के बारे में हो गया। तो ये टोटल हो गया है आपका, न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ हो गया। अभी आपको एनिमल सेल मैं दिखाता हूं। देखिए ये एनिमल सेल बनाई हुई है, लगभग प्लांट सेल वाली स्ट्रक्चर्स इसके अंदर हैं। एक तो अंतर ये है कि इस सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ऊपर की तरफ जो बनाया हुआ है कुछ इसी तरीके की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ऐसे निकली हुई, ठीक है। ये क्या होता है, जब दूसरी सेल, देखिए प्लांट सेल के अंदर तो क्या था, बीच में मिडिल लेमिला थी जो कॉमन थी, उसने दोनों को पकड़े हुए था, दोनों को मतलब क्या है कि एक तरीके से होल्ड रहती है। यहाँ दूसरी सेल जो होल्ड करेगी वो यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर करेगी, ये दूसरी सेल है। तो यहाँ पर अगर ऐसे विलाई इसके निकले हुए ना विलाई, तो दूसरी सेल आएगी, उसके विलाई यहाँ पर फिट हो जाएंगे। इस तरीके से ये सेल्स एक दूसरे से फिट रहती हैं, इस वजह से इन विलाई का यही इंपॉर्टेंस है। समझ गए ये। और अब अगर आप देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, और ये रफ, वैक्यूल छोटी दिखाई देती है, ठीक है। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम किस में है, प्लांट्स में है, फोटोसिंथेसिस वही करते हैं। एक जो चीज यहाँ पर पाई जाती है वो है सेंट्रोसोम। ये कुछ नहीं, एक तरीके से प्रोटीनस स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, एक आपको इस एंगल में मिलेगा और एक इस एंगल में, ये सेंट्रोसोम है। और ये इसके अंदर दोनों क्या है, सेंट्रियोल्स हैं। इनका काम क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेंट्रियोल यहाँ पहुंच जाता है, एक यहाँ पहुंच जाता है, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ताकि क्रोमोसोम्स को अब जो है वो खींच सकें वो, ठीक है। तो ऐसा इसमें होता है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। वैक्यूल इसके अंदर बहुत छोटी होती है और साइड में होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। उसमें न्यूक्लियस साइड में होता है, इसमें न्यूक्लियस सेंटर में है। ये कुछ छोटी छोटी विशेषताएं हैं। आप दोनों को टेबुलेट करेंगे, आप टेबल बनाएंगे, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अंतर, फिर एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर अंतर, ठीक है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, आप दोनों सेल्स के डायग्राम्स को देखेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब बताइए, इन सेल्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन बेटा? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? तो आप ये मैं समझूं कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट है।